हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज हमारे सामने हैं प्रिया शर्मा, जिन्होंने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक 16 अचीव करी है, जो कि एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। अगर देखा जाए तो इस तरीके के रिजल्ट में जहां की 9% 10% का रिजल्ट रह रहा है, उसके अंदर एक ऑल इंडिया रैंक लेकर के आना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आज जानेंगे कि प्रिया ने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी ऐसी जिसकी वजह से इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 16 अचीव करी। ये सारी बातें आज करने वाले हैं हम प्रिया के साथ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिया, मेरी तरफ से और ज्ञान सागर क्लासेस की तरफ से मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो आज हमारे लिए भी एक प्राउड मोमेंट है कि जब हमारी मेहनत का रिफ्लेक्शन इन रैंक्स में दिखता है तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं प्राउड की बात हो जाती है। आज प्रिया, सबसे पहले तो जब आपका रिजल्ट आया तो आपका क्या रिएक्शन था? क्या आपने रैंक एक्सपेक्ट करी थी? हाँ सर, मतलब थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि रैंक आएगी, उसके लिए मैंने थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लिया था और प्रिपरेशन मैंने रैंक के लिए ही की थी। और फिर जब शिवम सर का कॉल आया कि आपकी रैंक आई है वो भी 16, तो मतलब आई स्टार्टेड जस्ट क्राइंग। मुझे रोना आ गया कि मैं ना कंट्रोल नहीं कर पाई, वो इतना इमोशनल मोमेंट था। और फिर सर ने बताया, उनसे क्लासेस ली है, जैसे ही सर ने कॉल किया तो बहुत बहुत स्पेशल मोमेंट था। फैमिलीज़, फ्रेंड्स, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं अभी। अच्छा, स्पेशली जब ऐसी कोई अचीवमेंट होती है तो सबसे ज़्यादा खुशी ऑब्वियसली पेरेंट्स को होती है। तो अभी पेरेंट्स का क्या कहना है? क्या पेरेंट्स कॉल करके सबको बताते हैं कि मेरी बेटी की ऐसे ऐसे रैंक आई है, क्या है, क्या बताते हैं, उनका क्या रिएक्शन हाँ रहता है? सर, वो सबको कॉल करके बता रहे हैं कि रैंक आई है, रैंक आई है। और फिर रिलेटिव्स कॉल कर रहे हैं कि कांग्रेट्स, तुम्हारी रैंक आई है, ये वो स्टोरीज़ लगा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं। फ्रेंड्स इतने ज़्यादा खुश हैं, मतलब अच्छा लग रहा है कि लोग मेरे लिए इतने खुश हैं और मेरी वजह से इतने खुश है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, सबको इतना खुश, इतना एक्साइटेड देख के। तो देखिए, जो भी आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोगों को भी ऐसे ही रिलेटिव्स की तारीफ, पेरेंट्स की तारीफ, अपने फ्रेंड्स के स्टेटस पर आना है तो कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। तो जैसे प्रिया ने रैंक लाई, होपफुली आप लोग भी मेहनत करेंगे और रैंक लाएंगे। अच्छा प्रिया, अब ये तो बात हो गई रैंक की, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि आखिर ये रैंक लाई कैसे जाए, इसमें कितना हार्ड वर्क लगता है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो स्टूडेंट का मेनली यही होता है, सर जब क्लासेस चल रही हो तब क्या किया जाए और जब क्लासेस एंड हो गई है तब क्या किया जाए। तो आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे उसके लिए? मतलब क्लासेस मैंने पूरी अटेंड की है, कोई क्लास मिस नहीं करना है। उसके बाद जब क्लास ख़त्म हो गई है तो जो भी क्लास में पढ़ाया है उसका रिवीजन करना है, हर एक कॉन्सेप्ट का, हर एक क्वेश्चन का, जो भी क्लासेस में सर वगैरह ने कंप्लीट करवाया है। उसके बाद जो भी वीकेंड होता है उस पर जितना भी वीक में अभी तक करवाया गया है कोर्स सिलेबस, तो वो सारा मैं रिवाइज़ करती थी, क्योंकि वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। जब बार बार आप चीज़ों को रिवाइज़ करते जाते हो तो आपके माइंड में फिट हो जाती है और वो ही बाद में एग्ज़ाम में रिकॉल होती है। अगर आपको लगता है कि नहीं, एक बार रिवाइज़ किया, दूसरी बार रिविज़न कर रहे हैं तो लग रहा है कि हम तो भूल गए, तो क्या मतलब निकल रहा है ना। पर ये लगेगा, पर अब जितना बार बार उस चीज़ को रिवाइज़ करोगे वो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, एक कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ, हम अब अपीयर कर सकते हैं हम एग्ज़ाम के लिए। अब हम बैठ सकते हैं, अब हम रैंक ला सकते हैं। और कोशिश करो, माइंड में लेके चलो कि हमें रैंक 1 लानी है, रैंक 2 लानी है, रैंक 3 लानी है, तब तुम्हारी कोई अच्छी रैंक, बहुत अच्छी रैंक आएगी। तो रैंक के लिए ही प्रिपेयर होके चलो। बाकी फिर टीचर्स हैं, जीएससी टीम है हेल्प करने के लिए, जो हमेशा आप लोगों की हेल्प करेगी। कोई सा भी टाइम हो, कभी भी हो, तो टीचर्स की हेल्प लो, डाउट सॉल्व करो। ऐसे पेंडिंग मत रखो कि हम डाउट्स बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपको एक शॉर्ट में प्रिया ने बताया कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। प्रिया, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि हर एक का हर सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं हो सकता। किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, किसी का कोई होता है। तो जिन लोगों को कुछ सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कुछ सब्जेक्ट वीक है, जैसे आपके भी रहे होंगे, तो उसमें आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे? सर, जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको लग रहा है कि उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तो आप उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बना लो। एक अच्छा एरिया में अपना कोर फील्ड बना लो उसको, कि हाँ, इस सब्जेक्ट में हमें 80+ लाना है या फिर 90+, जो भी, ताकि वो बाद में और सब्जेक्ट्स को कंपनसेट कर दे। अगर और सब्जेक्ट में अगर इतने अच्छे मार्क्स नहीं भी आते हैं तो वो सब्जेक्ट आपकी हेल्प कर देगा रैंक लाने के लिए। पर बाकी जो सब्जेक्ट्स वीक है उनको ऐसे नहीं लेके चलना कि उनको छोड़ दो। अगर किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके 40 से कम मार्क्स रह गए, आप उसमें फेल हो गए हो,
तो आपकी फिर रैंक पे फ़र्क पड़ेगा या आपके ओवरऑल पास होने पे भी फ़र्क पड़ पासिंग मार्क्स में फ़र्क पड़ सकता है, ओवरऑल एग्रीगेट मार्क्स में। तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को तो और स्ट्रॉन्ग बनाना ही है, पर वीक पे भी ध्यान देना है कि ताकि सब एक इक्वली मैनेज हो जाए, सारी सब्जेक्ट्स में इक्वली मार्क्स आ सके। तो इनके कहने का मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग को तो इतना स्ट्रॉन्ग करो जितने जिससे आपकी स्कोरिंग हो जाए 70, 65, 80 तक भी आप जा पाए, और जो आपके वीक सब्जेक्ट है उनको ऐसा बनाओ एटलीस्ट एक ठीक ठाक नंबर 40-50 नंबर से आप उसको पास हो जाए। तो अगर वो चीज़ आप फॉलो करेंगे देन आपके लिए जो है वो हेल्पफुल रहने वाला है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग करिए, जो वीक है एटलीस्ट पास को ज़रूर से इंश्योर करिएगा उसमें। चलिए, तो ये तो हमने जान लिया कि इन्होंने वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी। अब आगे की थोड़ी बातें और जानते हैं। एक एक चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा। ड्यूरिंग द क्लास जैसे आपने पढ़ा, तो आप जो आपने आज पढ़ा है आप उसको आज ही रिवाइज करते थे या क्या करते थे? ड्यूरिंग द क्लास आप क्या फॉलो? हाँ सर, मतलब जो भी टीचर्स ने पढ़ाया है उसको मैं साथ के साथ रिवाइज़ करती थी। ठीक है, क्लास ख़त्म हो गई, क्लास ख़त्म होने के बाद में जितना भी पढ़ाया गया है उसको रिवाइज़ करती थी, क्योंकि इनफ टाइम होता है कि आप उन चीज़ों को रिवाइज़ कर लें अगर आप कॉन्सेंट्रेट होके कंसिस्टेंटली बैठते हो। तो अगर आप बीच बीच में उठ रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा है, तब तो आपको लगेगा कि नहीं, दिन कम है रिवाइज़ करने के लिए। पर अगर आप बैठे हो एक जगह फोकस्ड हो तो बहुत टाइम है कि आप रिवाइज़ भी कर लो और आगे का थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लो, ताकि जब वापस टीचर्स उस चीज़ को पढ़ाएंगे तो आपको वो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। क्योंकि मैं ऐसे ही करती थी, आगे का थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के चलती थी रिविजन के साथ। तो जब रेगुलर क्लासेस हम ले लेते हैं प्रिया, उसके बाद में बारी आती है जैसा कि हम फॉलो करते हैं पैटर्न मैराथन एंड रिवीजन क्लासेस की, तो उस टाइम पर आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे? सब मैराथन में मतलब वो होती है 2-2 3-3 घंटे की, पर क्योंकि इतनी बार रिवाइज कर लिया था तो मैंने मैराथन्स में वो टॉपिक्स लिए थे सिर्फ जिनमें मुझे कोई डाउट था कि हाँ, ये टॉपिक्स में मेरे इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो मैंने मैराथन्स में सिर्फ वो टॉपिक्स पिक किए थे और उन टॉपिक्स को ही देखा था। मैंने लाइव नहीं अटेंड किया था, पर जिन टॉपिक्स में ज़रूरत थी वो टॉपिक्स मैंने वहाँ पे देखे थे। अब मैराथन क्लासेस के बाद में बारी आती है गेम चेंजर, दैट इज़ टेस्ट सीरीज़। तो टेस्ट सीरीज़ के टाइम पर आपने क्या चीज़ें फॉलो करी थी? सर टेस्ट सीरीज़ मैंने जीएससी की मैंने सारी टेस्ट सीरीज़ दी थी और मुझे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा उनमें सारा सब कुछ कवर हो गया। दूसरी चीज़, आपको पता चल जाता है कि आपको कैसे क्या और कितना लिखना है, आपको प्रेजेंटेशन पता चल जाती है कि कैसे प्रेजेंट करना है अपने आंसर्स को। आंसर शीट अभी प्रॉब्लम हुई थी, चाहे वो इवैल्यूएट हुई हो या ना हुई हो, जो भी मैंने आंसर्स के नीचे जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे मैंने मेरे आंसर्स के नीचे लिख दिए कि मैंने ये पर्टिकुलर आंसर कैसे सॉल्व किया है, कैसे निकाला है। तो उस चीज़ से एग्जामिनर को भी प्रॉब्लम नहीं हुई, उसको डायरेक्ट आंसर शीट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसको वहीं सब कुछ मिल गया। और ये चीज़ मुझे टेस्ट सीरीज़ से ही पता चली कि मैं वहीं पर सब कुछ दिखा दूँ। तो देखिए, टेस्ट सीरीज़ भी आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो आपको अगर कोई भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह देनी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे डिस्क्रिप्शन में आ रहे हैं, उस पर कॉल मैसेज करके खुद को रजिस्टर करा लीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि वहीं पर आप रिफ्लेक्ट करेंगे कि आप कितना प्रिपेयर है आपके एग्ज़ाम के लिए। कई लोग सोचते हैं मुझे तो सब कुछ आता है, बट टेस्ट सीरीज़ में उनके सामने रियलिटी निकल करके आती है। जो लोग सोच रहे हैं रैंक के लिए, पास के लिए, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आगे हम कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब प्रिया, बात करते हैं आपके फ्यूचर प्लान्स की। तो इंटरमीडिएट हो गया है ऑब्वियसली, अब आप ट्रेनिंग आर्टिकलशिप के लिए देख रहे होंगे, तो आर्टिकलशिप को लेकर के आपके क्या प्लानिंग्स है वो बताइए। सर आर्टिकलशिप मैंने मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही स्टार्ट कर दी थी। लाइक 4 जुलाई को एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो मैंने 15-14 से स्टार्ट कर दी। लाइक टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उस चीज़ का कोई मतलब भी नहीं था कि हम रिज़ल्ट का वेट करें, 2 महीने बाद चीज़ें स्टार्ट करें। तो मैंने तभी स्टार्ट कर दी, ताकि इस चीज़ में मुझे बहुत इस पीरियड में बहुत नॉलेज मिल गई कि हाँ, अब मैं आगे कहीं पे भी इंटरव्यू देने जा सकती हूँ। तो ये मैंने एक फ़र्म से की थी। और अभी जैसे कि रैंक आ गई है तो मेरे प्लान्स है कि मैं इंडियन ऑयल में ट्राई करूँ, क्योंकि इंडियन ऑयल में अगर एक बार इंटर्नशिप वगैरह हो जाती है तो वो आगे प्लेसमेंट्स के लिए भी हेल्प करती है कि आपने गवर्नमेंट कंपनी से अच्छी जगह से इंटर्नशिप की है तो मेरे पास नॉलेज भी हो जाएगी और एक अच्छी जगह से इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी हो जाएगा। तो प्रिया का जो टारगेट है, अभी तो
फ़िलहाल ये ट्रेनिंग कर रहे हैं एक फर्म से, लेकिन इन फ्यूचर इनको जो है इंडियन ऑयल के अंदर ट्रेनिंग चाहिए और होपफुली आपकी लग भी जाएगी। हम ऑल द बेस्ट कहते हैं इसके लिए। तो आप इंडियन ऑयल में ट्रेनिंग लगने का अपना एक एड ऑन बेनिफिट है प्लेसमेंट्स एंड ऑल में, तो वो भी इनको मिल सकता है। अच्छा प्रिया, अब बात आती है कि आप किस कंपनी में जॉब करना चाहेंगे, क्योंकि आगे जा कर के कहीं ना कहीं सबका अल्टीमेट एम तो प्लेसमेंट है। तो किस टाइप के प्लेसमेंट, किस टाइप की कंपनी का ड्रीम आप रखते हैं कि मुझे इस कंपनी में काम करना सर प्लेसमेंट के लिए भी मेरा ड्रीम इंडियन ऑयल या फिर कोई भी एक गवर्नमेंट कंपनी है कि हाँ जितना हो सके बेटर मुझे फाइनल में भी अच्छी रैंक लानी है ताकि प्लेसमेंट एक गवर्नमेंट कंपनी में हो सके। तो मेरा ड्रीम अल्टीमेट एक गवर्नमेंट कंपनी ही है। तो गवर्नमेंट जैसा कि पीएसयू कंपनीज जो कि कैंपस प्लेसमेंट में आती हैं, ऑब्वियसली उनके पैकेजेस बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये प्रिया का टारगेट है कि इनको गवर्नमेंट कंपनीज़ या फिर कोई पीएसयू कंपनीज़ के अंदर ही प्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि पैकेजेस भी अच्छे होते हैं, ग्रोथ भी अच्छी होती है उसके अंदर, और एक अच्छा पैकेज जो है वो मिल जाता है जिसके लिए आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये प्रिया के टारगेट्स थे। हमने बात कर ली इन्होंने कि स्टडी किस तरीके से करी, इंटर्नशिप के लिए क्या है, और फिर फाइनली कैंपस प्लेसमेंट के लिए क्या है। तो आई थिंक हमने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है प्रिया। इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और अभी इस इंटरव्यू को इतना ही शॉर्ट रख रहे हैं। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर से आप लिख करके पूछ सकते हैं। आप कोई भी बैचेज एंड ऑल ज्वाइन करने हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच प्रिया Thank you so फॉर much, sir. ज्वाइनिंग अस। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।